हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची केशरवानी आपको पढ़ाऊंगी। विषय जीव विज्ञान, कक्षा है 11वीं, अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था पादपों में जो संरचनात्मक और रचनात्मक जो संगठन होता है उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। अब आइए देखते हैं अध्याय 7 में प्राणियों में, एनिमल्स में जो उन लोगों का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो अगर इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे तो प्रकृति में बहुत सारे एनिमल्स, जैसे प्लांट बहुत सारे होते हैं अलग अलग प्रकार के, वैसे ही अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, और उनमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। उनकी जो संरचना होती है उनमें भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। जैसे कोई जंतु छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, कोई बहुत पतला होता है, कोई बहुत मोटा होता है, कोई इतना छोटा है कि अपने आँखों से हम लोग नग्न आँखों से उसको नहीं देख सकते, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार जंतुओं में जो विविधताएं पाई जाती है, उनकी जो संरचना होती है, उनके आधार पर जो विविधताएं पाई जाती है, उनके बारे में इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ जंतु जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, एकदम नगण्य होती हैं। उनकी जो शरीर होती है, उनकी जो बॉडी होती है वो कैसे बनी होती है, 1, 2, 3 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और कुछ विकसित जंतु होते हैं जैसे कि ह्यूमन, या फिर आपका लॉयन हो गया, एलिफेंट हो गया, है ना, जिराफ हो गया, ये सब क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े जंतु होते हैं। तो इनकी जो शरीर होती है, इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो ऐसे ही जंतु जो एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, मतलब एक कोशिका में उनका संपूर्ण शरीर बन जाता है, संपूर्ण शरीर का कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई संपूर्ण हो जाता है, उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, और जो ये यहाँ पे दिखाया आपको यूनिसेल्युलर। फिर और बहुत सारे जीव होते हैं जो बड़े होते हैं आकार में, उनका जो बॉडी होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जीव को बोलते हैं मल्टी सेल्युलर जीव, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जंतु जो होते हैं वो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिका का समूह होता है। देखो, कोशिका सबसे जो जीवों का शरीर होता है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, तो जो जीवों का शरीर होता है उसका इकाई होता है सेल, कोशिका। सेल, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गेनिज्म, फिर बनता है एक मैच्योर बॉडी। क्लियर। तो जो सेल होता है, सेल जो अलग अलग सेल होते हैं उनका समूह बनता है, टिश्यू बनाता है, उत्तक बनाता है। और उत्तकों से क्या होता है, उत्तक, बहुत सारे उत्तक जो होते हैं, एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। फिर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र से एक संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। तो जो कोशिका होता है, अलग अलग जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग कार्यों को करने के लिए बनी होती है। जैसे कि जो पाचन तंत्र होता है हमारा, एक तंत्र हो गया, हम लोग कहाँ पहुँच गए, अब तंत्र में पहुँच गए, है ना। तो जो तंत्र होता है वो किसी न किसी ऑर्गन से बना होगा, तो जो ऑर्गन होंगे उसमें वो किसी न किसी टिश्यू से मिलकर बना होगा, और जो टिश्यू होंगे वो कई बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो इनका जो कार्य होता है वो सिर्फ पाचन का ही कार्य करता है ना, वो श्वसन का कार्य या फिर पंपिंग का कार्य नहीं करता है, वो स्पेसिफिक उसी कार्य के लिए बना होता है। जैसे कि अगर आप अलग अलग दुकान में जाते हैं, अगर आप मॉल में जाते हैं, आप लोगों ने मॉल देखा है ना, तो मॉल में क्या होता है कि बहुत एक ही बिल्डिंग में बहुत सारी दुकानें होती है, और सब दुकान में अलग अलग प्रकार के सामान मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिलती है, लेकिन वो क्या है, एक ही बिल्डिंग के अंदर है, मतलब एक ही कैंपस में है ना। जैसे हमारा बॉडी, उसमें सब अलग अलग तंत्र होते हैं, अंग तंत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन सब अलग अलग तंत्रों का क्या काम होता है, अलग अलग होता है। तो उनमें जो स्टाफ होते हैं, उनके जो सामान होते हैं वो भी तो अलग अलग होंगे ना, और वो उसी चीज़ के लिए, उसी दुकान के लिए स्पेसिफिक होंगे। तो इसी प्रकार का हमारा एनिमल्स का भी शरीर जो होता है वैसा होता है। जो त्वचा की कोशिकाएं होती है वो प्रतिरक्षा और संवेदना ग्रहण का ही कार्य करेंगी, अदर कार्य नहीं करेंगी। ये तो हो गया आपका जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, टिश्यू किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं। और जो एक ही कार्य को करने वाली, संपादित करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो आकार और आमाप में एक जैसी ही होती है, लेकिन दूसरे प्रकार के कार्य करने वाली जो कोशिकाओं का समूह होता है वो क्या करती है, विभिन्नता प्रदर्शित करती है। जैसे कि पाचन तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वो एक जैसी होंगी, श्वसन तंत्र की कोशिकाएं हैं जो एक जैसी होंगी, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है,
प्राणियों के कोशिकीय समूह या उत्तकों के कोशिकाओं के एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थ का निर्माण करती है जो इन्हें जोड़ने का कार्य करती है। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य कोशिकीय द्रव्य। कोशिका के बाहर एक द्रव्य निर्मित होता है, एक द्रव का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं बाह्य कोशिकीय द्रव्य, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्सटर्नल ल्यूजर सब्सटेंस। ये क्या करता है? सेल्स को जंक्शन, सेल्स को जोड़ने का कार्य करता है, जैसे कि डेस्मोसोम्स आदि द्वारा सेल्स जो होती हैं वो जुड़ी रहती है। जो कोशिका सेतु होता है, मतलब जो दो कोशिकाओं को या फिर अनेक कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं सेल जंक्शन, कोशिका सेतु, ये जैसे कि डेस्मोसोम्स। लैंगिक प्रजनन करने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनमें जाइगोट जो होते हैं विभाजित होकर कई एक समान रचनाओं का गुच्छा बनाते हैं, कोशिकाओं का गुच्छा बनाते हैं। इन्हीं गुच्छों को कोशिका में विभिन्नता तथा विशिष्टीकरण के कारण विभिन्न प्रकार के उत्तकों की उत्पत्ति होती है। विभेदन की वह क्रिया जिसमें कोशिकाओं के समूह के अंदर कार्यों का विभाजन होता है श्रम विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? विभाजन की वह क्रिया। देखो, कोशिका जो अलग अलग कार्य करती है उनमें विभाजन होता है, अलग अलग कार्यों के लिए विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन की वह क्रिया जिसमें कोशिकाओं के समूहों के अंदर कार्यों का विभाजन होता है श्रम विभाजन कहलाता है, डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका उत्तक संगठन एवं अंग तंत्र। रासायनिक तत्वों के परमाणुओं से जीव द्रव्य के विभिन्न अणु बनते हैं। रासायनिक तत्व एटम से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो सुसंगठन क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं तथा उसे कोशिका झिल्ली से आवरणित हो जाते हैं, ये कोशिकाएं बनती है। कोशिकाओं से उत्तक बनता है तथा कई समान कार्य करने वाले जो उत्तकों के समूह होते हैं उनसे क्या बनता है? अंग बनता है। क्लियर? अगर इसको परिभाषिक रूप से देखेंगे तो शरीर के उस भाग को जो एक या कई विशिष्ट कार्य करने वाली रचना के रूप में होता है अंग कहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक या एक से अधिक उत्तकों से बनी हुई एक या एक से अधिक उत्तकों से बनी हुई शरीर के उस भाग को जो एक या कई विशिष्ट कार्य करने वाली रचना होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंग कहते हैं। इसी तरह जीवों के शरीर का वह संगठन जो कई विशिष्ट कार्य करने वाले उत्तकों का बना होता है उत्तक संगठन कहलाता है। उत्तकों का समूह क्या कहलाता है? उत्तक संगठन कहलाता है, जो किसी एक विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए बने होते हैं। ठीक है? और बहुत सारे अंग करके बहुत सारे जो अलग अलग अंग होते हैं वो अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अलग अलग क्या करते हैं? अंग तंत्र जो होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं और उस जुड़े हुए समन्वय हुए अंग तंत्रों को क्या बोलते हैं? एक साथ जीव बोलते हैं। ठीक है? अंग तंत्र जो होते हैं उनकी जैविक सक्रियाशीलता जीवों के सभी जैविक कार्य पूर्ण होते हैं। बहुकोशिकीय या विकसित जंतु के शरीर के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अब देखते हैं कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं जीवों के शरीर में, तो है अध्यावरणीय तंत्र। अध्यावरणीय तंत्र क्या होता है? ये भी विभिन्न प्रकार के उत्तकों से बना हुआ, एक प्रकार के उत्तकों से बना हुआ सुनियोजित और समन्वित तंत्र है, जो कि शरीर को वातावरण से, मतलब हमारा जो बॉडी होता है उसको वातावरण के प्रभावों से क्या करता है? बचाता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, अध्यावरणीय तंत्र कहलाता है। त्वचा जो होता है, हमारा जो स्किन है, हमारी बॉडी पूरे जो तंत्र को, हमारे पूरे बॉडी को जो ढका हुआ है और सारी चीजों से अंदर के ऑर्गन्स को सुरक्षित रखता है, उसको बोलते हैं अध्यावरणीय तंत्र। फिर दूसरा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। यह भोजन के ग्रहण और पाचन तथा अवशोषण संबंधित कार्य करने वाला अंग होता है, जिसमें मुख, जिह्वा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, आंत, लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय एवं अग्नाशय इत्यादि अंगों से मिलकर बना होता है। फिर नेक्स्ट है आपका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यह तंत्र जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बॉडी में कंट्रोल करता है, विनिमय का कार्य करता है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है? नासारंध्र, नासापथ, स्वर कोश, श्वास नली और फेफड़ा आते हैं। अगर इकाई के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले एक कोशिका होता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तकों का समूह से अंग बनता है और अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्रों का एक साथ समन्वय जो होता है तो उसको बोलते हैं जीव।
फिर है आपका तंत्रिका तंत्र। यह क्या करता है, सोचने समझने, हम लोग जो भी चीज़ सोचते हैं समझते हैं, है ना, याद रखते हैं, ये सारे कार्यों को कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है, जिसमें क्या क्या आते हैं, मेरुरज्जु आता है, मस्तिष्क आता है, तथा इससे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है इस प्रणाली का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत सभी संवेदी अंग आते हैं तथा यह क्या करता है, स्वाधीन तंत्रों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण करता है। फिर है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। यह क्या होता है, शरीर के अंदर संवहन का कार्य करता है, जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, संवहन का मतलब जो ब्लड होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह में भेजने का कार्य करता है। इसमें क्या क्या आता है, आपका धमनी, शिरा, हृदय वाहिनियां, रुधिर, लसिका तंत्र इत्यादि का बना होता है। फिर है अंतःस्रावी ग्रंथ तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथ क्या होता है, यह वृद्धि और विकास जैसे कि जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करता है। इस तंत्र के अंतर्गत शरीर की सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां आती है, भले ही उसकी स्थिति शरीर में कहीं भी और कैसे भी क्यों ना हो। फिर है जनन तंत्र। जनन तंत्र क्या होता है, जो पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के निर्माण में संलग्न जो अंग होते हैं, है ना, या फिर उनसे क्या होता है, जहाँ से जीवों का गुणन होता है अर्थात प्रजनन का कार्य संपन्न होता है, उसको बोलते हैं जनन तंत्र। इसमें क्या आता है, नर जंतु का जनन तंत्र वृषण, अधिवृषण, शुक्र नलिकाएं, शुक्राशय, प्रोस्टेट व कूपस ग्रंथियों का बना होता है, जबकि मादा जंतु जो होता है उसका जनन तंत्र होता है अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि मार्ग आदि का बना होता है। फिर है नेक्स्ट आपका पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। हमारा जो बॉडी होता है उसमें जितनी सारी पेशियां होती है जिसके कारण हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल होता है ना, वो उसको भी एक तंत्र बोल सकते हैं। कंकाल तंत्र, हमारा जो बॉडी है जो हड्डियों से बना होता है, ढांचा जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। इसमें क्या क्या आता है, अस्थियां, उपास्थियां, नाखून, सींग, दांत इत्यादि जो होता है कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। फिर है नेक्स्ट आपका उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। जो हम जो भोजन लिए, भोजन जो पचित हुआ और शोषित हुआ, उसके बाद कुछ पदार्थ जो है वो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है या फिर उनका हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं है, तो उन चीज़ों को जो हमारे बॉडी में पहुंच गया उसको बाहर निकालना का क्रिया जो होता है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। तो इसमें क्या क्या आता है, वृक्क आता है, मूत्राशय आता है, मूत्र मार्ग आता है आदि। अब देखते हैं उत्तकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। संरचना और कार्य के आधार पर जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों को मुख्यतः 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है उपकला उत्तक, फिर संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिकीय उत्तक। ठीक है, संरचना और कार्य के आधार पर जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले जो उत्तक होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिकीय उत्तक। उपकला उत्तक क्या है, जंतुओं के शरीर में सबसे बाहरी सतह पर तथा खोखले अंगों के गुहाओं की स्वतंत्र आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले उत्तकों को उपकला उत्तक कहते हैं। जंतु का जो शरीर है उसके सबसे बाहरी सतह पर, मतलब कोई भी जंतु जो है उसके बाहरी सतह पर जो खोखला उत्तक का जो समूह पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उपकला उत्तक कहते हैं। इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो बड़ी बड़ी होती है, चपटी होती है और एक दूसरे से सटी होती है। अंगों की बाहरी सतह पर स्थित होने के कारण इनमें क्या होता है, इन उत्तकों में रुधिर केशिकाएं नहीं पाई जाती है। बहुत मतलब आपका जो बॉडी है उसके सबसे बाहरी सतह पर पाया जाता है, जिसके कारण इनका पोषण जो होता है विसरण के माध्यम से लसिका के द्वारा होता है। इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है अर्थात जो उपकला कोशिकाएं उत्तक जो होते हैं उनमें पुनर्जनन द्वारा जीवन परिवर्तन, टूट फूट की मरम्मत होती रहती है। खुद से इनमें अपना रिकवरी करने का, जैसे कुछ चोट लग गया या फिर और कुछ हो गया, कुछ किसी दुर्घटना के कारण उसमें कुछ नष्ट हो गया, तो यह पुनर्जनन का कार्य करता है और अपने आप मरम्मत होता रहता है। फिर है संरचना, कोशिकाएं एक या अनेक स्तरों में संतरित रहती है। अगर उपकला उत्तक का संरचना देखेंगे हम लोग तो कोशिकाएं जो होती है ये एक या अनेक स्तरों में संचरित रहती है। कोशिकाओं की आकृति तथा संरचना में अत्यंत विभिन्नता पाई जाती है। जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग लेयर में होती है और इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, इनकी जो कोशिकाएं होती है उपकला उत्तक की वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटी हुई होती है। इनके बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें कोई अंतर कोशिकीय जो पदार्थ होता है वो नहीं होता है। इस प्रकार की उत्तक कोशिकाएं एक पतली तथा म्यूकोप्लास्टिक केराइड और कोलेजन तंतुओं की बनी जो होती है कोशिका रहित झिल्ली पर स्थित होती है, जिसे आधार झिल्ली कहते हैं।
इनमें जो उपकला उत्तक होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती है आपस में अंतर कोशिकीय अवकाश से जो सेतुओं से संपर्कों जैसे कोशिका कलाओं के अंगुलाकार प्रवर्ध तथा इंटरडिजिटेशन, कोशिका कला समेकन अथवा टाइट जंक्शन, कोशिका कला स्थूलन अथवा डेस्मोसोम इत्यादि द्वारा जुड़े रहते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, उत्तक जो उपकला उत्तक होता है इसमें इस प्रकार के माइक्रोविलाई पाई जाती है, सिलिया पाई जाती है या फिर स्टीरियोसिलिया जो पाई जाती है, उसके द्वारा जो कोशिकाएं होती है वो आपस में एक दूसरे के द्वारा सटी हुई होती हैं। कुछ विशिष्ट उपकरण उत्तक कोशिकाएं जैसे कि आंत, श्लेष्म और वृक्क नलिकाओं को आस्तरित करने वाली कोशिकाएं जो होती है स्वतंत्र सतह की ओर कला में बहुत से सूक्ष्म अंगुलाकार प्रवर्धों के रूप में निकली होती है। ये प्रवर्ध जो होते हैं माइक्रोविलाई कहलाते हैं, जो अवशोषण और स्त्रावण के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखो कुछ उपकला में क्या होता है, इस प्रकार के माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं। माइक्रोविलाइज जो होते हैं वो क्या करते हैं, अवशोषण का कार्य देखते हैं और स्त्रावण का। अवशोषण मतलब बाहर से कोई चीज़ को अपने अंदर खींचने का कार्य को देखेंगे, और कुछ चीज़ों को अंदर से बाहर स्त्रावित करने का कार्य को ये उंगली नुमा प्रवर्ध जो होते हैं वो करते हैं। किसमें, उपकला उत्तक में। इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो इसका प्राथमिक भ्रूणिक स्तर प्राइमरी एम्ब्रायोनल जर्म लेयर से एक्टोडर्म जैसे कि बाह्य त्वचा, मीजोडर्म जो होता है वो देहगुही बाह्य स्तर, और एंडोडर्म जो होता है वो आहानाल और एपिथेलियम से होता है। अगर उपकला उत्तक की उत्पत्ति देखेंगे तो प्राथमिक भ्रूणीय स्तर जो होता है उसमें एक्टोडर्म जैसे होता है उसको बाह्य त्वचा, मेसोडर्म जो होता है देहगुही बाह्य स्तर, और एंडोडर्म जो होता है आहानाल या एपिथेलियम से होता है। उपकला उत्तक के कार्य, यह उत्तक जो होता है शरीर के आंतरिक रचनाओं जैसे कि अंग उत्तकों की प्रतिरक्षा करता है, ये क्योंकि ये बाहरी स्तर होता है। ये जीवाणुओं तथा हानिकारक पदार्थों के संक्रमण संदूषण से बचाता है। कुछ उपकला जो होती हैं उत्तक जो विशिष्ट पदार्थ के श्रावण का भी कार्य संपादित करते हैं, जैसे कि आंत के उपकला उत्तक पाचन से संबंधित रसायनों से स्रावित करती है। चूंकि इनमें विभाजन की क्षमता होती है अतः चोट लगने और घाव होने पर इनके जो उत्तक होते हैं वो स्वयं को भरने का कार्य करते हैं। कुछ उपकला उत्तक जो होती है अवशोषण का भी कार्य करती है, जैसे आहार नाल तथा अन्य स्थानों के उपकला उत्तक। प्रजनन हेतु आवश्यक क्रिया निषेचन के लिए जनन उपकला उत्तक की कोशिकाओं के युग्मकों का निर्माण करती है। उपकला उत्तक के प्रकार, उपकला उत्तक को अगर स्थिति और उनके स्तर के आधार पर देखेंगे तो उपकला उत्तक के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल उपकला उत्तक, दूसरा है संयुक्त उपकला उत्तक और तीसरा है विशेषीकृत उपकला उत्तक। तो सरल उपकला उत्तक क्या होता है, ऐसे उपकला उत्तक कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। संरचना, आकार, आमाप तथा कार्य के आधार पर ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सरल उपकला उत्तक अगर देखेंगे तो कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है, एक लेयर का बना होता है। ये भी अपने संरचना, आकार, आमाप और कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है सरल सल्कीय उपकला उत्तक। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो प्रायः चपटी होती हैं, चौकोर होती है और बहुकोणिक होती है। ठीक है, चौकोर होंगी, चपटी होंगी और बहुकोणिक होंगी। मतलब इस प्रकार का होगा, कोशिकाएं आपस में बिल्कुल टाइल्स की तरह चिपकी हुई होती है, उनके मध्य में कोई भी गैप नहीं होता है। ठीक है, जिसका केंद्र भाग क्या होता है, उभरा दिखाई देता है। इस कारण इन्हें पेनमेल उपकला भी कहते हैं। इस प्रकार का जो उत्तक होता है त्वचा की बाह्य सतह में पाया जाता है, रुधिर लसिका वाहिनियों की बाहरी सतह पर पाया जाता है, देह गुहा के चारों ओर पाया जाता है, कान के कलागहन में कान में जो कलागहन होता है उनकी दीवारों पर पाया जाता है, हृदय, फेफड़े तथा वृक्क के चारों तरफ पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, सरल सल्कीय उपकला उत्तक का कार्य क्या होता है, यह देह गुहा के चारों तरफ आवरण बनाता है, कलागहन में यह सुनने में मदद करता है, मूत्र नलिकाओं में अपनी उपस्थिति से को ये मूत्र को छानने का कार्य करता है, यह हृदय के चारों तरफ हृदय वर्णीय झिल्ली बनाता है और उसको बाहरी आघातों से रक्षा करता है। फिर है सरल सल्कीय उपकला उत्तक के पश्चात सरल घनाकार उपकला उत्तक। इस प्रकार का जो उत्तक है ये लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में बराबर अर्थात घन के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं सरल घनाकार उपकला उत्तक। कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक होता है। ये क्या करता है, ये उत्तक जो होता है वायराइड जैविक जैसे यकृत, वृत्त नलिकाओं, जनदों और त्वचा और श्वेत जो ग्रंथियां होती है उनमें पाया जाता है। जननांगों के उपकला के रूप में कार्य करते हुए यह युग्मकों का निर्माण करती है।
वृक्क नलिकाओं में यह जनन में सहायता करता है। तेल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि तथा यकृत में यह स्रावण करता है। तेल ग्रंथियों में, यकृत में, थायराइड ग्रंथि में यह क्या करता है, सेक्रेशन का कार्य करता है। सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक, तीसरा है आपका सरल स्तंभाकार उपकला, स्तंभ के जैसा दिखाई देता है। इसकी कोशिकाएं भी एक केंद्रीय होती है, लंबी होती है, एक दूसरे से सटी होती है, बैरल के जैसे। इनका केंद्रक जो होता है लंबा व निचले भाग में स्थित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन करने पर इसके जो स्वतंत्र सिरे होते हैं उसमें छोटे छोटे प्रवर्ध दिखाई देते हैं, सूक्ष्मांकुरों के टाइप का, जो कोशिका में अवशोषण के तल को बढ़ाता है। आहार नाल की दीवार की अधिकांश भीतरी सतह इन्हीं उत्तकों की बनी होती है। पित्ताशय पित्तवाहिनी की दीवार भी इसी से बनी होती है। भोजन का अवशोषण भी इन्हीं के द्वारा होता है। यह श्लेष्मा के स्रावण का भी कार्य करता है। फिर है चौथा प्रकार है सरल पद्माभि उपकला उत्तक। ये क्या होता है, अपने संरचनात्मक लक्षण में ये स्तंभाकार उपकला उत्तक की तरह ही होता है, लेकिन इसकी पहचान जो होती है कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर छोटी छोटी महीन धागों के समान रचनाओं की उपस्थिति से होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं, है ना। ये क्या करता है, घुंडीनुमा आकृति भी पाया जाता है। इनके केंद्रक जो होते हैं कोशिका द्रव्य के मध्य में होते हैं। ये उत्तक जो होती है श्वास नली, अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी, टिम्पैनिक गुहा, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की केंद्र नाल एवं श्लेष्मा कला के भीतरी सतह पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार का ये दिखाई देता है। फिर है कूट स्तरित उपकला उत्तक। संरचनात्मक दृष्टि से ये भी कैसा होता है, स्तंभ आकार होता है, स्तंभ के आकार का होता है। इनमें इतनी सारी कोशिकाएं होती है जो घनी होती है और सटी सटी होती हैं। ठीक है, इनकी आकृति चौकोर नहीं रह पाती है। इसकी दूसरी विशेषता है कि कुछ कोशिकाएं जो होती है वो स्वतंत्र स्तर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि इनका वह सिरा जो आधारीय झिल्लों के संपर्क में रहता है वो क्या करता है, अत्यंत सकरा हो जाता है। जिसका आधार के पास रहता है वो क्या होता है, सकरा हो जाता है। इसके विपरीत कुछ कोशिकाएं जो होती है वह स्वतंत्र सिरे, चौड़े तथा आधारीय झिल्ली को स्पर्श करते हैं। इस उत्तक की एक और विशेषता यह भी है कि एक सिरे क्या होता है, सक्रिय होने के कई कोशिकाएं तुर्क रूप तथा 2 स्तरों की बनी हुई दिखाई देती है, जबकि एक ही स्तर की बनी होती है। इस कारण यह उत्तक जो होते हैं वो कूट स्तरीय उपकला उत्तक कहते हैं इसको। अगर इसका कार्य देखेंगे तो यह स्तर क्या करता है, यह उत्तक जो होता है इसका लेयर रक्षात्मक आवरण बनाने का कार्य करता है, उसके साथ साथ संवहन का भी कार्य करता है। ट्रेकिया जो होता है, लंग ब्रेंकियाई जो होता है, श्वसन नली वाला श्वसन जो होता है, बड़ी श्वसनियाँ है ना, जनन नलिकाएं जो होती है, नर यूरेथ्रा, अधिवेशन, नशिका गुहा तथा ग्रसनी इत्यादि की स्वतंत्र सतहों पर इस प्रकार के उत्तक का निर्माण होता है। अगर उपकला उत्तक में देखेंगे, सरल उपकला उत्तक 5 प्रकार का होता है। कहाँ कहाँ पे होता है, तो पहला है सल्की उपकला उत्तक जो हृदयवरण, फुसफुसीय सीमावरण, रुधिर वाहिनियाँ, कुपाय, बोमन संपुट, हेलन प्रीटी पाया जाता है। घनाकार जो होता है वो नेफ्रॉन, थायराइड ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, यकृत और जनक में पाया जाता है। फिर है स्तंभाकार सरल कोशिका, सरल उपकला उत्तक जो है आमाशय, आंत, पित्ताशय, पित्त वाहिनियों में पाया जाता है। पक्षाम्भी उपकला उत्तक अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, टिम्पैनिक गुहा, गर्भाशय नली में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका कूट स्तरित उपकला उत्तक, ट्रैकिया, नासिका गुहाएं, ग्रसनी, अधिवृषण और यूरेथ्रा में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका सरल उपकला उत्तक के पश्चात है आपका संयुक्त या फिर बहुस्तरीय उपकला उत्तक। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लेयर होते हैं और अब ये क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। ठीक है, इसका अगर सबसे निचला देखेंगे तो ये क्या होता है, अपेक्षाकृत इनकी कोशिकाएं जो बड़ी होती है और सक्रिय होती है और आधारित झिल्ली के ऊपर होती है। इनमें क्या पाया जाता है, जो निचली कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है और नई बनी कोशिका जो होते हैं ऊपर खिसक कर मृत कोशिकाओं को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करने लगते हैं। ऊपरी लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, चपटी होती जाती है और सूखने लगती है, जिसमें क्या होता है, केराटिन पदार्थ बनाता है जो मृत हो जाती है। वे आंगिक स्थल जहां घर्षण की अधिक संभावना होती है, इस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला स्तुस्तिस्त का उपकला उत्तक जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इस प्रकार का जो संयुक्त उपकला उत्तक होता है वो क्या करता है, कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी, स्तंभाकार और सजीव होते हैं। इनमें जीवन पर्यंत विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ये हमेशा बाहर की ओर की कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह स्तर घर्षण स्थल जैसे मुख गुहा, त्वचा के एपिडर्मिस, ओइसोफेगस, नासा गुहा की श्लेष्मा झिल्ली, योनि आदि अंगों में पाया जाता है। प्रकृति के आधार पर देखेंगे तो ये उपकला उत्तक की कोशिकाएं सल्की, घनाकार या स्तंभी होती है। अभी 2 प्रकार की होती है। पहला है केराटिन युक्त स्तरित
उपकला ऊतक जो इसमें क्या होता है, कोशिकाओं में धीरे धीरे किरेटिन नामक अघुलनशील तंतु प्रोटीन जमा होता रहता है तथा अंततः केंद्रक एवं जीव द्रव्य का समाप्त हो जाने से जो कोशिकाएं होती है वो मृत केराटिन सल्क के रूप में बदलकर ऊतक से अलग हो जाती हैं। किरेटिन जो होता है वो जल रोधी होता है, अतः यह बाह्य सतह से वाष्पीकरण को रोकता है। जो किरेटिन होता है वो जल रोधी होता है, मतलब वो जल को आर पार नहीं जाने देता है। तो ये क्या करता है, बाहर से जल आने नहीं देता, मतलब वाष्पीकरण को रोक देता है ना, अंदर का जल बाहर जाने देता है। इस तरह के लक्षण वाले स्तरित सल्की उपकला ऊतक को किरेटिन सल्की उपकला ऊतक बोलते हैं। फिर दूसरा प्रकार है इसका किरेटिन रहित स्तरित उपकला ऊतक। इसमें क्या होता है, किरेटिन नहीं पाया जाता है, इसको जीवित कोशिका भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, स्तंभाकार का होता है। इसकी जो बाह्यकार की कोशिकाएं होती हैं वो स्तंभ के आकार की दिखाई देती है। इस प्रकार का जो ऊतक होता है वो स्वर कोश में, स्तन ग्रंथियों की नलियों में तथा पैरोटिड ग्रंथियों में पाया जाता है। स्तरित घनाकार ऊतक की कोशिका जो होते हैं अपने नाम के अनुसार घनाकार होते हैं। आँख की कंजक्टिवा, स्त्रियों के मूत्रमार्ग तथा ग्रंथियों की नलियों में स्वतंत्र सतहों के ऊतक में पाए जाते हैं। अगर किरेटिनाइट देखेंगे, किरेटिनाइट जो उपकला ऊतक देखेंगे, किरेटिनाइट स्तरित संयुक्त उपकला ऊतक का उदाहरण ये है आपका, इस प्रकार का दिखाई देता है। और नॉन किरेटिनाइड जो होता है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। इसका जो बेसमेंट होता है इसमें किरेटिन पाया जाता है और इसमें किरेटिन नहीं पाया जाता है। फिर दूसरा है आपका अंतर्वर्तीय उपकला ऊतक। यह ऊतक जो होता है किरेटिन विहीन होता है, पतला होता है, लचीला होता है और क्या करता है, अपारगम्य जल के लिए अपारगम्य स्तर के रूप में होता है तथा प्रायः 2 से 6 स्तरों वाला होता है। ये मल्टी लेयर्ड होता है, बहुत सारे स्तर होते हैं इसमें। इसकी आधार झिल्ली जो होती है वो जनन स्तर का अभाव होता है। इसकी आधार स्थली में क्या होता है, जनन लेयर का अभाव होता है। जनन स्तर के अनुपस्थित होने के कारण इनकी जो बाह्य स्तर की कोशिकाएं नहीं छूटती और नहीं आधार के पास जुड़ती है। इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती है वो संयोजी ऊतकों पर स्थित होता है। ठीक है, सजीव गोल या घनाकार होती है। ये एक दूसरे से उंगली समान प्रवर्ध द्वारा जुड़ी रहती है। इस प्रकार का अगर होगा तो इस प्रकार के जो होगा इसमें से जुड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसा जुड़ा रहेगा। वास्तव में यह ऊतक जो होता है प्रत्यास्थता के लिए रूपांतरित होता है। मूत्राशय तथा मूत्रवाहिनियों की दीवार जो होती है उनकी भीतरी स्तर इसी ऊतक की बनी होती है। फिर तीसरा है आपका विशेषीकृत उपकला ऊतक। कुछ उपकला ऊतक जो होते हैं विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए निर्मित हुए रहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट उपकला ऊतक, जैसे कि संवेदी तथा अथवा तंत्रिका संवेदी उपकला ऊतक। इस प्रकार का जो ऊतक होता है स्तंभी उपकला ऊतक का रूपांतरण माना जाता है, जो नेसल ऑर्गन, श्लेष्मिक कला, अंतःकरणों की एपिथेलियम, स्वाद कलिकाओं तथा आंखों की रेटिना में भी पाया जाता है। बीच बीच में तंत्रीय संवेदी कोशिकाएं होती है। इसके स्वतंत्र छोर जो होते हैं वो संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं और महीन संवेदी रोमों के द्वारा क्या करते हैं, रूप में होते हैं। इनका आधारीय सिरा जो होता है महीन तंत्रिका तंतुओं का बना रहता है, संबंधित रहता है, जिसके फलस्वरूप ये संवेदनाओं को तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे कि ये देखो, ये सेंट्रल नर्व्स हैं, ये सेंसरी हेयर है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें पाया जाता है न्यूरोसेंसरी सेल्स में पाया जाता है, जो क्या करता है महीन धागों के रूप में होता है और तंत्रिका तंत्र तक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। फिर है दूसरा वर्णकीय उपकला ऊतक। वर्णकीय उपकला ऊतक जिसको बोलेंगे पिगमेंटेटेड एपिथेलियल टिश्यू। यह भी जो सामान्य सरल उपकला ऊतक है उसका रूपांतरण माना जाता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है उसमें वर्णक पाए जाते हैं। इस प्रकार का ऊतक आंखों के रेटिना के, जो आंखों में रेटिना होता है उसके अधर तल पर उपस्थित होता है। नेक्स्ट है आपका जनन उपकला ऊतक। जनन उपकला ऊतक जो होता है वो घनाकार ऊतक का मॉडिफाइड है। इस ऊतक की कोशिकाओं की विशेषता यह है कि विभाजन की क्षमता को दीर्घावधि की संयोजी रखता है तथा विभाजित होकर जनन इकाइयों का निर्माण करता है, विभाजन करता है और जनन इकाइयों का निर्माण करता है। इस प्रकार का जो ऊतक है वो अंडाणुओं और शुक्राणुओं का निर्माण करता है तथा अंडाशय एवं वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं की दीवार में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रंथिल उपकला ऊतक। इस प्रकार की कोशिकाएं जो होती है प्रायः घनाकार होती है, स्तंभाकार होती है। ये हमारे शरीर की ग्रंथियों की स्वतंत्र आंतरिक सतह पर पाई जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जो होती है वो कई विशेषताओं के कारण होती है। ना इसमें ना किसी विशिष्ट द्रव को स्रावित करने की क्षमता पाई जाती है,
संरचना तथा ग्रंथि उपकला की कोशिकाएं जो होती हैं उनके आधार पर ग्रंथियों को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है आपका एक कोशिकीय ग्रंथियां। ये ग्रंथियां जो होती है वो एक कोशिका से बनी होती है। ये प्रायः सुराही नुमा संरचना को लिए हुए होती है और इनमें श्वसनांगों एवं आहार नाल की श्लेष्मी कला में श्लेष्मा रस का स्त्रावण करने वाली कोशिकाएं इस प्रकार की होती है। इन्हें क्या बोलते हैं? म्यूकस और ग्लोबुलेट सेल या फिर चूसक कोशिकाएं बोलते हैं, जो अवशोषण करने का कार्य करती है। उनके द्वारा स्त्रावित श्लेष्म रस जल से मिलकर क्या करते हैं? सफ़ेद और चिपचिपा श्लेष्म बनाते हैं, जिसको म्यूकस बोलते हैं। ये क्या करती है? जो संबंधित गुहाओं को नम बनाए रखती है। मतलब ये जो एक कोशिकीय ग्रंथियां होती है वो एक कोशिका की बनी हुई सुराही नुमा संरचना वाली होती है। इसमें ये अपने बॉडी में क्या करता है? श्लेष्म रस का स्त्रावण करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? चूषक कोशिकाएं होती है, जिसमें क्या करता है? सफ़ेद कलर का चिपचिपा पदार्थ बनाता है, जो क्या करता है? जो गुहाएं होती है अलग अलग उनको नम बनाए रखने का कार्य करती है। ये कोशिकाएं जो होती है 2-4 दिन का जीवनावधि वाली होती है तथा निकटवर्ती उपकला से बनी होती है। फिर नेक्स्ट है आपका बहुकोशिकीय ग्रंथियां। ये क्या होती है? बहुत सारे उप कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और वलन से बनी होती है। मतलब अगर बहुत सारी कोशिकाएं तो इस आकार में होंगी, वलरी तब बनती है। ये इनको भी निम्नांकित प्रकार से आकार के आधार पर बांटा गया है। पहला है सरल कुपिकाकार ग्रंथियां। ये छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलती है। इस तरह की ग्रंथियों में कई ग्रंथियां थैले अथवा फ्लास्क के आकार की होती है और त्वचा में पाई जाती है, जहां यह श्लेष्मीय पदार्थ का स्त्रावण करती है, जिससे क्या होता है? त्वचा जो होता है वो नम बना होता है। फिर है दूसरा संयुक्त कुपिकाकार ग्रंथियां। ये जो ग्रंथियाकार होती है कुपिकाकार ग्रंथियां की तरह होती है, सरल कुपिकाकार ग्रंथियां की तरह होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? एक ग्रंथि कुपिका के मिलने से बनता है। सभी संयुक्त रूप से एक ही छिद्र द्वारा बाहर खुलती हैं और ये स्तन में पाए जाने वाली जो ग्रंथियां होती है या लार ग्रंथियां जो होती हैं, इन्हीं के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फिर है नलिकाकार ग्रंथियां। नली के समान रचना वाली होती है। आंत एवं जठर आंत्रों में यह पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका संयुक्त नलिकाकार ग्रंथियां। ये क्या होती है? बहुत सारी नाल जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक सिरों के द्वारा बाहर निकलते हैं। सभी स्तनी वर्ग के त्वचा में जो तेल ग्रंथियां होती है वो इसका अच्छा उदाहरण माना जा सकता है, जैसे कि कंपाउंड और रेसिमोस ट्यूबुलर ये है। फिर नलिकाकार ग्रंथियां ये है। ओपनिंग ग्लैंड सुराही नुमा, सिंपल एल्वियोलर, ब्रांच एल्वियोलर, है ना। नेक्स्ट है आपका संयुक्त नलिकाकार कुपिकाकार ग्रंथियां। संयुक्त नलिकाकार भी होता है, नली के समान भी होता है और कैसा होता है? कुपिका के समान भी होता है। इस प्रकार का देखो नली भी है और कुपिका भी है, तो दोनों प्रकार की जिसमें होता है आकृति का समन्वय वाला संरचना पाया जाता है उसको बोलते हैं संयुक्त नलिका कुपिकाकार ग्रंथियां। ये कहाँ होता है? अग्नाशय भ्रूणस का उपस्थ तथा बर्थोलिन ग्रंथियां इसके प्रमुख उदाहरण है। अगर इनके स्त्रावण की विधि के आधार पर देखेंगे तो ये जो ग्रंथियां होती है वो भी 3 प्रकार की होती हैं, मीरोक्राइन या फिर एपिक्राइन ग्रंथि। इस प्रकार की जो ग्रंथियां जो होती है वो खाव जमा रहता है तथा आवी पदार्थ धीरे धीरे रिस कर क्या होता है? लिक्विड पदार्थ रहता है वो जमा होता है, स्टोर होता है और वो धीरे धीरे रिस कर कोशिका के स्वतंत्र तरीके से बाहर निकलता है। उदाहरण है लाल ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां और कलश कोशिकाएं। जैसे कि देखो ये है, इसमें क्या होता है? ये स्टोर रहता है और ये धीरे धीरे रिस कर कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। मीरोक्राइन ग्लैंड इंटैक्ट सेल बोलेंगे, धीरे धीरे रिस कर बाहर निकल जाएगा। फिर दूसरा है आपका एपोक्राइन ग्रंथि। इसमें क्या होता है? जो स्त्रावित पदार्थ होते हैं वो कोशिकाओं के शिखर भाग में एकत्रित होता है। मैक्रोक्राइन में क्या था? वो संपूर्ण बॉडी में रहता है और लेकिन एपोक्राइन में शिखर पर ही रहता है, जो अग्र भाग कोशिका के शीर्ष भाग से अलग हो जाता है तथा स्त्रावित पदार्थ सहित चला जाता है। कुछ श्वेत ग्रंथियां ऐसे लक्षण प्रदर्शित करती है, जैसे कि स्तन ग्रंथि देखो ऊपर में ही है और ऊपर से जाके ये कहाँ चला गया? बाहर निकल गया, सीक्रेट हो गया, ठीक है। फिर है होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? पूर्णतः भर जाने के बाद क्या होता है? जो ग्रंथि होता है वो पूर्णतः भर जाता है और उसे क्या होता है? संपूर्ण रूप से अलग अलग हो जाता है, धीरे धीरे रिश्ता नहीं है। जैसे कि मैक्रोक्राइन में धीरे धीरे रिश्ता है, लेकिन इसमें क्या होता है? होलोक्राइन में एक साथ निकल जाता है, उसके स्थान पर पुनः विभाजन द्वारा नई कोशिका निर्मित हो जाती है। उदाहरण है आपका स्तनियों के शरीर की अधिकांश तेल ग्रंथियां
पदार्थ की प्रकृति के अनुसार भी संयुक्त नलिका कुपर ग्रंथियों को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है श्लेष्म ग्रंथियां, सीरमी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। श्लेष्म ग्रंथियां क्या होता है, जो प्रोटीन युक्त तरल और गाढ़े पदार्थ को स्त्रावित करता है। फिर सीरम ग्रंथियां, ये क्या होता है, जल के समान तरल पदार्थ को स्त्रावी पदार्थ करता है। उदाहरण है आपका श्वेत ग्रंथि, आर्द्र ग्रंथि, ठीक है। फिर मिश्रित ग्रंथियां, ये क्या होता है, श्लेष में भी करता है, मतलब थोड़ा गाढ़ा भी होता है और थोड़ा पानी युक्त, मतलब लसलसा टाइप का पदार्थ को सिक्रेट करता है। जैसे कि अग्नाशी और जठर ग्रंथियों द्वारा ऐसा स्राव प्रस्तुत किया गया है। फिर है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। भ्रूणीय मध्य चर्म से कंकालीय पेशीय ऊतक एवं अलग अलग प्रकार के अन्य ऊतक विकसित होते हैं। कंकालीय पेशीय ऊतक जो होता है उसको अगर छोड़ दे तो ये मेसोडर्म से विकसित होने वाले अन्य ऊतकों को, अगर कंकालीय पेशीय ऊतक को छोड़ दे, है ना, जो भ्रूण का मेसोडर्म होता है, भ्रूण में 3 होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये क्या होता है, जो संयोजी ऊतक होते हैं वो मेसोडर्म से होते हैं, इसमें कंकाल पेशियां भी विकसित होती है। लेकिन अगर उसको छोड़ देंगे तो अगर मेसोडर्म से देखेंगे तो इस प्रकार के संयोजी ऊतकों का विकास होता है, जिसको संयोजी ऊतक बोलते हैं। ये क्या करती है, ये अंगों को, ऊतकों को जोड़ने का कार्य करती है। इस कारण इसका अनुपात जो होता है शरीर में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग पूरे बॉडी में देखें तो 30% संयोजी ऊतक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इसका हम लोग संरचना संगठन देखेंगे तो ये क्या होती है, मैट्रिक्स से, फाइबर से तथा सेल्स के रूप में विभेदित किया जा सकता है। तो अगर पहला भाग देखेंगे, तरल प्रकृति का होता है, जो कि कुछ लवणों के जमाव के कारण कठोर हो जाता है, उसे आधात्री या मतलब मैट्रिक्स कहते हैं। फाइबर्स अगर देखेंगे तो छोटी छोटी सेल्स जो होते हैं वो मुख्यतः तारा आकृति वाली होती हैं। इसको जोड़कर क्या बोल सकते हैं हम लोग, फाइबर्स बोल सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के फाइबर्स हो सकते हैं, जैसे कि कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। इसका अगर कार्य देखेंगे संयोजी ऊतक का, तो ये क्या करती है, बहुत सारे कोशिकाओं को, अंगों को जोड़ने का कार्य करती है और स्थिर बनाने का भी कार्य करती है। ये अंगों की सुरक्षा का भी कार्य करती है, शरीर के अंदर संवहन का कार्य भी करती है, रोग फैलने वाले कारकों से बचाता है, या उपकला ऊतक की आधारीय झिल्ली के निर्माण में भी सहायता करता है, या मृत कोशिकाओं को नष्ट कर नई कोशिका बनाकर उसको पूर्ति करता है। संयोजी ऊतक शरीर के तापमान को भी एक जैसा बना के रखता है। संयोजी ऊतक से अंतरांगों व ऊतकों को आवश्यक लोच, चिकनाहट अर्थात स्नेहन और धक्कों से सहने की क्षमता प्राप्त होती है। अगर संयोजी ऊतकों का प्रकार देखेंगे तो संयोजी ऊतकों को उनके संरचना और कार्य के आधार पर 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला है सरल संयोजी ऊतक, दूसरा है रेशेदार संयोजी ऊतक, तीसरा है कंकाली ऊतक, चौथा है संवहनी ऊतक और पांचवा है पेशी या कुंचनशील ऊतक।